अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से देखते हैं। तो फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए डायरेक्शनल कंफ्यूजन के साथ साथ स्किल्स बिल्डिंग का भी महीना होगा। 10th हाउस जो है वो लियो है, इसमें केतु बैठा हुआ है, आपको रूटीन करियर से थोड़ा डिटैच फील करवाएगा। मतलब जो आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं या रोज़ सुबह बिजनेस पे जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार काम चल तो रहा है, आज छुट्टी कर लेते हैं, आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की फीलिंग्स रहेंगी। 10th हाउस आपका जो है उसका जो लॉर्ड है वो सन है, वो 3rd हाउस में बैठा है, कैप्रिकॉन में बैठा है मार्स के साथ। मार्स यहाँ पे उच्च का बैठा है, शर्फ का बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो मार्स है वो सर्वना नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क हैं, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, राइटिंग हो गई, सेल्फ एफर्ट्स वाले काम हैं, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अब उनमें आपको ग्रोथ मिलेगी। मार्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके 9th हाउस पर पड़ती है, इसलिए सीनियर्स की गाइडेंस और लक के मैटर्स में थोड़ा फ्रिक्शन आ सकता है। आप लोगों ने अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर्स, अपने गुरुज के साथ लड़ना नहीं है, फ्रिक्शन नहीं पैदा करनी, उनका एहतराम करना है, उनको इज्जत देनी है, प्रॉपर उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको देनी है। उनसे अगर आपको इख्तलाफ है तो आप बहुत पॉजिटिव अल्फाजों में उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आपने यहाँ पे कन्वर्जेशन स्टाइल नहीं रखना, कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं रखना, वरना आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए मिक्स रहेंगे। सेकेंड हाउस जो है सजिटेरियस है, उसका लॉर्ड जो है जुपिटर, वो आपके 8th हाउस में बैठा है, जो सडन एक्सपेंसेस दे सकता है, डिले रिटर्न्स दे सकता है, आपकी हिडन फाइनेंशियल मैटर्स को एक्टिवेट कर सकता है, आपको स्पाउस से फ़ायदा भी दिलवा सकता है, नुकसान भी दिलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है। क्रिप्टो, स्टॉक्स और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, आपका 5th हाउस जो है पाइसिस है, वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप क्रिप्टो स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आप लोग जाना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कोई वारे की चीज़ मिल रही है उठा लीजिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन करनी होगी, सीखना होगा, प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। और अगर आप ये नहीं करते, आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं, आप सीधा आपके पास पैसा है, आप कहते हैं कि बस वन टाइम पैसा लगाऊं और मुझे यहाँ पे लक मेरे काम कर जाए और मुझे पैसा मिल जाए, तो वो काम नहीं होगा। शॉर्ट टर्म अगर आप रिस्क लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा आपके लिए, खासकर 10 से 17 फरवरी के बीच में। 11th हाउस आपका विर्गो है, स्टेबल गेंस यहाँ पे देता है आपको, लेकिन केतु का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो लव लाइफ आपकी जो फरवरी में है वो सीरियस और इंट्रोस्पेक्टिव रहेगी। 5th हाउस जैसे मैंने आपको बताया पाइसेस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो रोमांस को स्लो करता हुआ नजर आता है, आप डिटैच होते हुए नजर आएंगे अपने रिलेशनशिप में। फीलिंग्स आपकी गहरी तो होंगी, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टॉपिक बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि यार अब इसके लिए और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, या आप हार्श होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे आपको नज़र रखनी होगी। मून जब स्कॉर्पियो में आएगा यानी 10 फेब को, और पाइसिस में आएगा 19 फेब को, तब इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों की स्ट्रांग होगी। तो इन 2 दिनों को आपने यूटिलाइज अच्छे से करना है।
जो लोग शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप्स में रह रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, तो 7th हाउस टॉरस है आपका, रिलेटिवली बहुत स्टेबल नज़र आता है। लेकिन मार्स की जो 8वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, और 10th हाउस का इनडायरेक्ट प्रेशर आपके 7th हाउस पर आता है। वर्क स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप पर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। राहु 4th हाउस में बैठा है, तो फैमिली की जो इंटरफेरेंस है या रीलोकेशन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो सकती हैं। और आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि आप लोगों ने पिछले 2.5 साल ढैया में काटे हैं, 3 साल तक आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो राहु अब आपके 4th हाउस में आ गया है, और अगर आप लोग करियर को परस्यू करना चाहते हैं और अपनी लव लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऑर्थोडॉक्स होकर सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचें। ऐसे करियर्स को अपनाइए जो हर आम लोग या आम आवाम उसके पीछे नहीं जाती। जैसे पॉलिटिक्स हो गई या कोई भी ऐसा काम जो आम जो लोग होते हैं वो उनके पीछे नहीं जाते, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मासेस हैं, तो आपको वो काम चुनने हैं जहाँ पे मासेस नहीं होते। इसके अलावा जो मून है वो एक्वेरियस में आएगा 17 फरवरी को। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस दिन पे, तो आपको इनसे बचना होगा। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए जो फरवरी है वो मेंटल और नर्वस सिस्टम पर फोकस मांगता है आपका, वहाँ पे तवज्जो मांगता है आपसे। 6th हाउस एरीज है, इसका लॉर्ड जो है मार्स है, एग्रेसिव है, कैप्रिकॉन में बैठा है, तो यहाँ पे जो एग्रेसिवनेस है उसको चैनलाइज कीजिए। शोल्डर या गर्दन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा थकावट, पेन महसूस हो सकता है, फटीग देखने को मिल सकती है, ओवर एक्सर्शंस का रिस्क आ सकता है यहाँ पे। 8th हाउस जेमिनी है आपका, जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, तो क्रॉनिक इश्यूज हील करने के चांसेस आपको देता है यहाँ पे। तो अपने प्रॉपर आप जो इलाज करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर फोकस रखें, तो जो आपकी बीमारियां यहाँ पे हील होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये स्लो पेस में होंगी, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़ोडिएक का जो लॉर्ड है मार्स वो 3rd हाउस में तो बैठा हुआ है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बनाता है कि आपको जल्द से जल्द सारे रिजल्ट्स चाहिए, तो वो रिजल्ट आपको स्लो मिलेगा, तो उस पर थोड़ा सा आपने इम्पल्सिव नहीं होना। इसके अलावा आपकी नींद, आपकी स्लीप और आपका जो इमोशनल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है 12th हाउस की वजह से, क्योंकि जब मून लियो में आएगा 2 फेब को और एक्वेरियस में आएगा 17 फेब को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनल रेस्टलेसनेस का शिकार देखेंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो पॉजिटिव रिकवरी जब होगी वो आपकी मून जब कैंसर में आएगा 1 और 28 फेब को, और पाइसिस में आएगा 19 फेब को, तो मिलेगी। बॉडी और माइंड को दोनों को रिलैक्स रखिएगा, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिएगा, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं कि कौन से चैलेंजेस रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी इस महीने। इस महीने का जो मेन चैलेंज होगा आपके लिए वो करियर की डायरेक्शंस होंगी और इमोशनल स्टेबिलिटी का इम्बैलेंस होगा आपके लिए। आप हार्डवर्क करते रहिएगा, लेकिन क्लैरिटी आपको लेट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्डवर्क वेस्ट जाएगा। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतने अच्छे से आगे ग्रो करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है वो आपको अंदर से हीलिंग दे रहा है, जो पिछले 2.5 साल आप टूटे हैं अंदर से, तो वो अंदर से हीलिंग देगा। रिसर्च और हिडन टैलेंट्स जो हैं वो अब आप लोगों के डिस्कवर होना शुरू होंगे, इसका मौका भी मिलेगा आपको। अचानक से आपके लिए फेम भी आ सकती है, आपको अचानक से पता चल सकता है कि आपके अंदर टैलेंट कोई और है, आपका जो करियर से रिलेटेड कोई प्लान था वो चेंज हो जाए कि आपने अब अपने टैलेंट पर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर आती हुई नज़र आएंगी, उभरती हुई नज़र आएंगी। 23 फेब के बाद इमोशनल और प्रोफेशनल क्लैरिटी आपके लिए बेटर होती हुई नज़र आएगी। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ़ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक है, तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुइए। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।